Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Mind Meets Biology 360, where curious minds master biology. This channel is specially created for biology students who want to understand the biology concepts in a simple, easy, and interesting way. The 360 represents the complete learning from every angle. हमारे चैनल का गोल सिर्फ आप लोगों को बायोलॉजी मेमोराइज करवाना नहीं है, बल्कि आपको बायोलॉजी क्लियरली और डीपली अंडरस्टैंडिंग वे में पढ़ाना है. We will start the biology course of FSC in an sequential and easy to follow order. हम बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बायोलॉजी कवर करेंगे इंशाल्लाह, और चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस. If you want to join our learning journey, so stay tuned with us. Our learning journey starts today with the first chapter of first year biology. So without wasting our time, let's start our today's lesson. Chapter number 1 of first year biology is cell structure and function. Today's lecture 1. Before moving towards the contents of the first chapter, we have to define, or we have to introduce the word biology. So basically, the term biology is derived from two Greek words, bios, which means life, and logos, which means study or discussion. स्टूडेंट्स, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि जब हम कोई भी साइंस स्टडी करें तो हम लैटिन या ग्रीक वर्ड्स का यूज क्यों करते हैं. तो एक तो वजह ये है कि जो एंशिएंट जो साइंटिस्ट थे वो मोस्टली ग्रीक और रोम में ही थे, यानी ऑल वर्ड थे, लेकिन वो मोस्टली ग्रीक और रोम राइटिंग्स और पब्लिकेशंस वगैरह करते थे. स्टडीज ज़्यादातर ग्रीक और रोम में ही होती थी, इसीलिए साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज में वो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स यूज करते थे. दूसरी जो इसकी वजह है वो ये है कि जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस हैं, इसके वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं ये क्लियर और कंसिस्टेंट रहते हैं, मीनिंग यानी एक ही जैसे रहते हैं. तो साइंटिस्ट इसलिए इन वर्ड्स को एक ही मतलब के लिए यूज करते हैं. सपोज बायोलॉजी तो हमने पढ़ लिया, बायो मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी. इसी तरह पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स, लॉजी मीन्स स्टडी, साइकोलॉजी, साइको मीन्स या साइकी मीन्स माइंड, और लॉगी या लॉजी मीन्स स्टडी. हाइड्रोलॉजी है स्टडी ऑफ वाटर, जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ biology, that is a typical definition of biology is study of living organisms. स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं. इधर एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है कि अगर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजी बोलते हैं, देन व्हाट अबाउट द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सपोज अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, वो अगर अलाइव है तो वो बायोलॉजी के अंडर स्टडी होगा. अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर हम उसका क्या करेंगे, उसको हम स्टडी करना छोड़ दें. तो ऐसा नहीं होता. देखिए, जो biology है, it is the study of living organisms as well as all those relevant materials. These relevant materials may be non-living things, ठीक है, non-living, which support study of living organisms. ठीक है, हम तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं बायोलॉजी में, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग वो तमाम रेलेवेंट मटेरियल जो कि नॉन लिविंग भी हो सकते हैं वो भी स्टडी करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं. ठीक है. सपोज हमारे पास एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है पैलियोंटोलॉजी. ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स मीन डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, एक्सेट्रा. ठीक है, तो डेड रिमेन्स है या तो हम नॉन लिविंग को बोलते हैं ना, तो वो भी हम बायोलॉजी के अंदर ही स्टडी करेंगे, क्योंकि पैलियोंटोलॉजी इज दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, तो ये भी हम, यानी हमने बोला ना कि दो रेलेवेंट मटेरियल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए हमें चाहिए होती हैं. ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजी भी यानी नॉन लिविंग थिंग्स भी हम लोग, या फॉसिल रिमेन्स, डेड रिमेन्स वगैरह हम बायोलॉजी के अंदर
स्टडी करते हैं। इसी तरह हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेयर में तो फर्दर जाके तो बायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक तो लिविंग फैक्टर्स हो गए एटमॉस्फेयर के, एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर, फायर, लाइट, वाटर एक्सेट्रा, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो ये भी हम इसीलिए स्टडी करते हैं, ये तमाम बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक तो ठीक है, लेकिन एबायोटिक फैक्टर्स की नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, हम इसीलिए स्टडी करते हैं कि इसी की वजह से हम लिविंग थिंग्स की हैबिटेट, स्ट्रक्चर और फंक्शंस को अच्छी तरह जान सकें। अच्छा, इधर एक वर्ड यूज हुआ, बायोस मींस लाइफ। नाउ व्हाट इज द लाइफ? लाइफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लाइफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी है। इसमें फर्दर प्रॉपर्टीज या फर्दर सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, गैसियस एक्सचेंज, रिस्पायरेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म या व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक्सपेक्ट करती हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों ने मैट्रिक पास किया है, तो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल से आगे आगे फर्दर ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल, टिश्यू एक्सेट्रा। तो फिर आगे जाके जाके तो एंटी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो है, अब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर those which have structural and functional unit called as cell. Structural and functional unit called as cell. Those organisms जिनका स्ट्रक्चर इकाइयों से मिलकर बना होता है, उन इकाइयों को कहते हैं सेल, और जिनके इन सेल्स की वजह से इनके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होते हैं वो सेल होते हैं। नाउ ऑर्गेनिजम्स आर of two types. These are unicellular and multicellular. Unicellular are those organisms, uni means one, cellular means cell, and those organisms which are made up of one cell, which is made up of one cell. Okay, it's called as unicellular. And those organisms which are made up of two or more than two or more cells, these are called as multicellular. Now, all the organisms are matter, composed of matter or are matters. So, typical definition of matter is everything which has volume and which occupies space and which has weight is called as matter. यानी हर वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, यानी हर वो चीज जो वॉल्यूम रखती है, वजन रखती है और वजन रखती है, इसे हम कहते हैं मैटर। लेकिन बायोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि मैटर इज ऑफ टू टाइप्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। जो लिविंग मैटर है, इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम सेल कहते हैं। ठीक है, इधर तो हमने इधर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कशन कर ली है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिसमें इनको हम सेल कहते हैं। और जो नॉन लिविंग है, अब इनकी टू टाइप्स है। नॉन लिविंग मैटर की टू टाइप्स है, एक वो नॉन लिविंग मैटर जिसमें सेल्स प्रेजेंट हो, एक वो नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें सेल्स एब्सेंट हो। ठीक है, सेल्स प्रेजेंट तो हो, लेकिन सेल्स स्ट्रक्चरली प्रेजेंट हो, स्ट्रक्चर बनाए, प्लस नॉन फंक्शनल हो। इनको ऐसे नॉन लिविंग को हम लोग डेड थिंग बोलेंगे। ठीक है, या डेड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ऐसे सेल्स यानी जो ऑर्गेनिज्म का की साख्त या बनावट तो करे, लेकिन वो नॉन फंक्शनल हो, यानी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं
that that non-living organism which have cells but not functionally active cells. जो नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें सेल्स एब्सेंट हो, इसकी तो बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे आयरन, प्लास्टिक, स्टील एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल? तो organisms which have structural and functional units called as cell is called as living organism। अब इसका इसके साथ हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सेल के लिए अब अगर हम ये बात करें तो हम बोल सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसी बात को हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेन अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शनली भी एक्टिव रहता है सेल। लेकिन अब अगर हम डेड ऑर्गेनिज्म की बात करें या डेड की बात करें तो डेड में क्या होगा कि सेल स्ट्रक्चर तो बनाएगा, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगा डेड थिंग का या नॉन लिविंग थिंग का। ठीक है, तो you may have a indicate question like what is the difference between death and life? ठीक है, लाइफ और डेथ में क्या डिफरेंस है? तो लाइफ का आप बोल सकते हैं कि लाइफ जो है, लाइफ ये है कि अब अगर एक चीज है वो तभी अलाइव होगी कि जिसमें सेल्स उस चीज का स्ट्रक्चर भी बनाए और फंक्शनली भी एक्टिव हो। ठीक है, और जो डेड चीज है या नॉन लिविंग थिंग है वो यही होगा कि एक उस ऑर्गेनिज्म के सेल जो है वो उसका स्ट्रक्चर तो बनाए लेकिन फंक्शनली इनएक्टिव हो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ और डेड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ हु डिस्कवर्ड द सेल? व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल? सिंपली डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। सेल डिस्कवरी, सेल वाज डिस्कवर्ड इन 1665 बाय a microscopist whose name was Robert Hooke. He belonged to England. ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपनी ये जो पब्लिकेशन है, ये जो इन्होंने जो डिस्कवरी की है, इन्होंने एक पब्लिकेशन में या एक बुक में अपनी लिखी और उसका नाम था माइक्रोस, बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉबर्ट हुक वाज अ माइक्रोस्कोपिस्ट। अच्छा, सर ये इंडिकेट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल डिस्कवर किया, तो व्हाट वाज द फील्ड ऑफ स्पेशलिटी ऑफ रॉबर्ट हुक? तो बच्चे इससे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि एमसीक्यूज में ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि इन्होंने लिखा होता है साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, तो बच्चे वो क्लिक कर लेते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली ही वाज टेस्टिंग और चेकिंग हिज माइक्रोस्कोप whose resolution power was कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, whose resolution power was 30x। ठीक है, अपना माइक्रोस्कोप यूज चेक कर रहा था और रेजोल्यूशन पावर उसकी 30x थी, उन्होंने ये यूज किया और उन्हें क्या नजर आया, उन्होंने क्या चीज अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन की? उन्होंने एग्जामिन किया कॉर्क ऑफ ओक प्लांट। ओक प्लांट इज बोटेनिकली कॉल्ड एज क्वेरकस अल्बा और एनी अदर स्पीशीज। ठीक है, बलूत इसको उर्दू में बोलते हैं और शाहबलूत बोलते हैं। ठीक है, कॉर्क इज द आउटर मोस्ट डेड लेयर ऑफ वुडी प्लांट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरिडर्म, जबकि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स जो है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कॉर्क जो है ये अक्सर ये वाइन की बॉटल के ऊपर लेट के तौर पर या ढक्कन के तौर पर यूज होती है, तो उन्होंने इस कॉर्क को उठा के स्टडी किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो सेल है इट इज कंपोज ऑफ, यानी ये कॉर्क जो है इट इज कंपोज ऑफ कंपार्टमेंट्स और चैम्बर्स और बॉक्सेस लाइक दिस। he called these chambers as cells और singular is cell। ठीक है, तो अच्छा, कॉर्क जो है दिस इज द डेड लेयर, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। अच्छा,
क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है इंडिकेट में आपके बोर्ड पेपर्स में कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दी सेल, हु डिस्कवर्ड दी सेल वॉल, ठीक है, यानी सेल वॉल किसने डिस्कवर किया, जो सेल का जो वॉल होता है वो किसने डिस्कवर किया। सो द आंसर इज डिस्कवरी ऑफ सेल इज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब सेल डिस्कवर किया तो उन्होंने तो सेल को अंदर से स्टडी नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है ये देखा था, इस लेयर को उन्होंने देखा था और उन्होंने बोला था जो बाउंड्री ऑफ सेल है ये उन्होंने देखा और उन्होंने बोला, इन्होंने इस बाउंड्री को सेल का नाम दिया और उन्होंने बोला दिस इज एम्प्टी फ्रॉम दी इनसाइड, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये एम्प्टी है इनसाइड से। तो एक्चुअली वही बात मैं रिपीट करूंगी कि डिस्कवरी ऑफ सेल वाज एक्चुअली दी डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब अच्छा, कॉर्क इज डेड, ठीक है, कंपोज ऑफ डेड सेल। तो क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि जो फर्स्ट सेल जो था वो डेड था, जो डिस्कवर हुआ था या अलाइव था, तो इट वाज डेड लेयर ऑफ सेल, ठीक है, जो फर्स्ट जो सेल था कॉर्क इज दी डेड लेयर ऑफ सेल, तो जो फर्स्ट सेल था वो जो डिस्कवर हुआ था इट वाज डेड, ठीक है, डेड सेल ऑफ प्लांट, एंड विच प्लांट, क्वार्कस सैल्वा। ये भी एमसीक्यू में एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि फर्स्ट जो प्लांट सेल था वो डेड था या फर्स्ट सेल जो था वो डेड था, हु डिस्कवर्ड दी लिविंग सेल या लिविंग एनिमल सेल। तो एंटोनी वैन लीवेनहुक जो कि नीदरलैंड से इनका बिलोंग करते थे, डच एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1674 में स्पर्मेटोजोआ डिस्कवर किया या जो स्पर्म सेल था स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल डिस्कवर किया, प्लस इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि जो लिविंग सेल है या लिविंग एनिमल सेल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्स्ट टाइम एंटोनी वैन लीवेनहुक ने 1674 में डिस्कवर किया। नाउ जो सेल है, this is the cell wall, in outermost layer of cell is called a cell wall, this is the cytoplasm और जो living material जिसे called as प्रोटोप्लास्ट, और जो अंदर का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। कुछ बुक्स में 1838 भी मेंशन है, कुछ में 1831 मेंशन है, लेकिन जो ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है इसमें 1833 मेंशन है। 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, जो कि उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंट है। इसके बारे में इंशाल्लाह आगे चैप्टर्स में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि ये ट्रांसपेरेंट है यानी कलरलेस है। इसके बाद जब रेडियम में जब क्रोमोसोम्स या थ्रेड लाइक माइन्यूट बॉडीज जब डिस्कवर की, न्यूक्लियस के अंदर जो बॉडीज होती है उन्होंने जब डिस्कवर की, तो उन्होंने इसीलिए क्रोमोसोम्स को क्रोमो यानी कलर्ड और सोमा मींस बॉडी का नाम दिया कि वो कलर्ड बॉडीज थी, यानी वो नॉन ट्रांसपेरेंट थी। इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो that was all about today's lecture। इसमें हमने सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया और फिर डिस्कवरी ऑफ सेल हमने पढ़ा। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है एज वेल एज दोज रेलेवेंट मटेरियल व्हिच मे बी नॉन लिविंग व्हिच सपोर्ट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा और मैटर के बारे में, और सेल की डेफिनेशन पढ़ी, सेल के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके बारे में डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की, और जो डेड सेल है और लिविंग सेल है इसकी बात की कि किसने डिस्कवर की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में
बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में इंशाल्लाह और फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। If you found this lecture helpful, so please like, share, and subscribe the Mind Meets Biology. Stay tuned with us, and don't forget to press the bell icon to get notified with the new exciting biology lectures. So keep growing, keep learning, and I'll see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.